हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और इस ऑप्टिक्स चैप्टर में कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस, स्पेरिकल सरफेसेस जिसे हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, वो भी हमने देख लिया था। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ टॉपिक देखते हैं, फिर हम लोग आगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ध्यान देना। देखो, इसके क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आपको बेसिक चीज क्लियर है, फॉर्मूला पता है, साइन कन्वेंशन पता है, तो काम बन जाएगा। ठीक है, देखो, थीन पेंसिल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक पेंसिल है, थीन पेंसिल है मतलब पतली से पेंसिल है, और वो कहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेंथ है उसका, इज केप्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर मतलब क्या, रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओके, नियरेस्ट एंड ऑफ द पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। डायग्राम निकालना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। डायग्राम निकाल रहा हूं, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ले लेता हूँ, आर पॉइंट ले लेता हूँ, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ ले लेता हूँ, फोकस उससे आधे पे होता है फोकस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने, 20 सेंटीमीटर पे, कैसे पता चल रहा है सर, अरे उसका रेडियस जितना है वही तो सेंटर होगा ना, सेंटर का पोल से डिस्टेंस। ओके, नियरेस्ट, ओके सॉरी 30 बोला है, 20 नहीं बोला है। ओके सॉरी गाइस, 30 बोला हुआ है, 30 सेंटीमीटर बोला हुआ है। सेंटीमीटर बोला है। देन नियरेस्ट एंड ऑफ द पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, मतलब एक पेंसिल का लेंथ कितना है, लेंथ कितना है पेंसिल का, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अभी जो आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करोगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, ये कितना होएगा बेटा, ये होएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है ना F इक्वल्स टू आर बाई टू होता है, तो F इक्वल्स टू आर बाई टू होता है, तो ये आर बाई टू मतलब 30/2, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये चीज़ें हम माइनस लेंगे, ये माइनस लूंगा, ये माइनस लूंगा, ये माइनस लूंगा, क्यों पता है, साइन कन्वेंशन। पेंसिल इधर रखा हुआ होगा ना, पेंसिल इधर रखा हुआ, पेंसिल कहाँ पे रखा है, पेंसिल रखा है, नियरेस्ट एंड ऑफ पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से 20 सेंटीमीटर किधर आएगा, ये 15 तो ये 20 आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये 20 है तो ये 10 बचा ना, तो पेंसिल का लेंथ तो ऐसा है ना बेटा, हाँ पेंसिल का लेंथ तो ऐसा है, सही है, सही कहा सर, सही कहा। और पेंसिल का एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से 20 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस हुआ आपका, और ये कौन सा डिस्टेंस होता है पता है क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। कौन सा डिस्टेंस कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके चलो ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पर, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, साइज इमेज पूछा, साइज पूछा है पेंसिल का। अच्छा इसमें साइज मतलब आप बोलोगे सर लेंथ पूछा है, थिकनेस, लेंथ ही पूछा है। क्यों लेंथ पूछा है, यहाँ पे मेंशन किया है वर्ड थीन पेंसिल, थीन मतलब पतला सा पेंसिल है। अच्छा यहाँ पे रखा है, इसका इमेज कैसे बनता है, ओह ये तो पता ही नहीं सर। अरे इसका इमेज मतलब ये है ना सी पॉइंट, बराबर है, ये कौन सा पॉइंट है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो सी पे बनता है, तो ये पार्ट का इमेज इधर ही बनेगा। देन बियॉन्ड सी अगर है तो क्या बनता था, टेबल याद करो यार, टेबल याद करो, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनता था, बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन सी एंड एफ इधर बनेगा, बराबर है। और यहाँ पे सारे केसेस में इमेज कैसा बन रहा है आपका, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड। तो अगर मैं डायग्राम आपको और अच्छे से ड्रॉ करके बता दूं, मैं आपको डायग्राम में और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मतलब एकदम अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, इस तरह से रखा हुआ है पेंसिल आपका, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और ये भी लेंथ पेंसिल का 20 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, अभी इन सारे केसेस में 3 केसेस लगेंगे टेबल वाले। 3 कौन से पता है क्या आपको, एक सी वाला लगेगा बेटा, देन एक बियॉन्ड सी वाला लगेगा, और एक सी और एफ वाला लगेगा बीच में। तो सी पे तो सेम साइज हो जाता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, सेम साइज होता है। अच्छा बियॉन्ड सी जो होता है उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। मतलब मैं यहाँ पर अभी आपको इमेज बनाता हूँ,
इसका इमेज यहाँ पर तो सेम साइज बनेगा, बट इधर जो इमेज है ना वो ऐसा डिमिनिश्ड बन जाएगा। डिमिनिश्ड क्यों बनेगा सर? डिमिनिश्ड क्यों बनेगा? पहली बात, डिमिनिश्ड इसलिए बनेगा क्योंकि हमने टेबल देखा हुआ है, हमें ये सारी चीज़ें पता है, ये डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड बनेगा मतलब ऐसा बना। अच्छा, इधर वाले पार्ट का भी बाकी है ना भाई, इधर वाला पार्ट मतलब बिटवीन सी एंड एफ है, तो बियॉन्ड सी इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनता है। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मतलब ये इमेज ऐसा बनेगा भाई, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मतलब ये ऐसा बनेगा। ये डायग्राम में बहुत बच्चों को आफत आ जाती है भाई, समझ में ही नहीं आता ये डायग्राम। रेड पेन से मैंने इसका इमेज बनाया है और स्काई ब्लू कलर का जो पेन आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाया? अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है आपको तो थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर एक बार देख लीजिएगा। अच्छा चलो, देन इसको नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम दे देते ए, यहाँ पे नाम दे देते बी। अच्छा, ए बी सी नहीं दे सकते, पी क्यू आर भी नहीं दे सकते क्योंकि रेडियस है ना आर। एक्स वाई जेड दे सकते हैं भाई, एक्स वाई और जेड। और इसका जो जहाँ पर इमेज बनना है ना बेटा, उन पॉइंट्स को मैं डैश से बता देता हूँ। एक्स का इमेज किधर है मेरा? एक्स का इमेज किधर है? ये एक्स का इमेज है मेरा एक्स डैश, ये वाई का इमेज है मेरा वाई डैश, और ये जेड का इमेज है जेड डैश। आपको क्या चाहिए? साइज चाहिए पेंसिल का। साइज मतलब लेंथ कितना होगा? एक्स डैश जेड डैश निकालना है। सर ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अरे बेसिक फॉर्मूला 2 बार यूज करने से काम बनता है। देखो ध्यान दो, पहले मैं ले लेता हूं फॉर जेड, जेड पॉइंट के लिए पहले जेड का डिस्टेंस। देखो जेड के लिए सॉल्व करोगे तो ये जेड डैश मिल जाएगा ना आपको, इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, वी चाहिए। अच्छा ये मिल गया, फिर एक्स के लिए सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा। अरे भाई ये और ये डिस्टेंस मिल गया तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आपको इमेज मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। देन देखो जेड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें वैल्यूज देखो, f का वैल्यू कितना लोगे? f का वैल्यू लेंगे -15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस ले रहे हो? फिर एक बार बता देता हूँ क्यों माइनस ले रहा हो। लाइट तो इधर जाएगा ना, लाइट इधर जाएगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं तो पोल से इधर मेजर करोगे तो निगेटिव, तो ये f आएगा आपका -15 सेंटीमीटर। ओके, u मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी हम लोग z के लिए सॉल्व कर रहे हैं, z का डिस्टेंस कितना है पोल से? 20 सेंटीमीटर, -20 लूंगा। सर नहीं समझा, माइनस क्यों? अरे पोल से इधर लिया ना भाई। चलो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज पुट करो, काम खत्म करो, कैलकुलेशन करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1/f मतलब कितना? -15 इज इक्वल्स टू v निकालना है आपको, v इमेज डिस्टेंस होता है मैंने बताया था, प्लस 1/-20। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस, -20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/20 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। चलो साइन कन्वेंशन यूज करना है प्रॉपर, लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो देख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 300। 15 इंटू 15 माइनस 20 -5/300 इज इक्वल्स टू क्या आया? 1/v। अच्छा 5 से इसे रिड्यूस कर दो, 5 6 और ये 60, मतलब आपको v कितना मिला? v मिला आपको -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है? सी माइनस एक ही वजह से आ रहा है क्योंकि पोल से इधर नापा जा रहा है सारा चीज, और -60 मतलब आपका जो z डैश है ना, z डैश फ्रॉम पोल वो कितने डिस्टेंस पे पता है? 60 सेंटीमीटर पर। ओके, मतलब ये डिस्टेंस 60 है। अच्छा अभी ये निकालने की बात आई है, ये निकाल लोगे तो आपको इसमें से ये माइनस करके लेंथ मिल जाएगा इमेज का। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट, फॉर x फॉर किसके लिए सॉल्व किया था हमने? z के लिए सॉल्व किया था, अभी x के लिए सॉल्व करो। फॉर x के लिए सॉल्व करोगे, f चेंज नहीं होने वाला है, f फोकल लेंथ है मिरर का। अच्छा u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, x के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? 20 + 20, बट ये -40 होगा। माइनस में 20 + 20 मतलब -40 सेंटीमीटर। ओके ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। इमेज डिस्टेंस निकालना है तो वही मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है बेटा? -15। 1/v निकालना है प्लस 1/-40।
ये माइनस से इधर आएगा, प्लस कर दो। 15 माइनस 40 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 15 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी। 15 माइनस 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 600, ये 1 बाई वी आ जाएगा। अच्छा 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 100, 100 मतलब ये 4 जा, मतलब आपका वी कितना आया, वी आया आपका -24 सेंटीमीटर। भाई माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है कि वो इस साइड आ रहा है, बाकी माइनस का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बस डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश फ्रॉम पी कितना है, 24 सेंटीमीटर। अभी अगर ऐसे डायग्राम फिर एक बार बनाऊं मैं, इमेज वाला डायग्राम ऐसा बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना आया था मेरा, ये 60 सेंटीमीटर आया था, और ये डिस्टेंस आया है मेरा 24 सेंटीमीटर। बराबर, समझ में आया आपको? तो मुझे बताओ लेंथ कितना हुआ, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल इमेज 60 माइनस 24 कर दो ना, 60 माइनस 24 कर दो, तो ये कितना बचेगा, 36 सेंटीमीटर। काम खत्म हो गया। चेक कर लीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। बुक में देखो बहुत शॉर्ट में सॉल्व करके दिया है, जबकि समझ में ही नहीं आ रहा है वो कि क्या दिया है बुक में। क्लियर है ना भाई? चलो बढ़ते आगे। अगला टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स और एबरेशन ऑफ इमेजेस। अच्छा डिफेक्ट मतलब क्या, गड़बड़ी हो रहा है कुछ, तो क्यों हो रहा है गड़बड़, पहले ये समझ लो गड़बड़ क्यों हो रहा है, रीजन जान लो गड़बड़ का। रीजन जान लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। रीजन ये है बेटा गड़बड़ का कि रीजन ये है कि आपका जो मिरर है वो हम लोग कैसा एज्यूम कर रहे हैं, वो मिरर्स हम लोग स्पेरिकल एज्यूम कर ले, बराबर। तो अगर पैराबोलिक एज्यूम करो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर स्पेरिकल मतलब बहुत ज़्यादा कर्व एज्यूम करो तो एरर आने के चांसेस है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ये जो थ्योरी है f इक्वल्स टू r/2, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। क्या क्या एजम्पशंस थे, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस आर सिचुएटेड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो कब वैलिड है, जब ऑब्जेक्ट्स प्रिंसिपल एक्सिस के पास में बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अगर उस पेंसिल को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर उठा लेता तो कैसा यूज़ करते भाई, यूज़ ही नहीं होता ना फॉर्मूला। तो ये एक डिफेक्ट, मतलब ये एक एबर्शन है उसमें। रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आर कन्फाइंड टू अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल, मतलब कुछ एक टाइप का रे होता है जिसे हम लोग पैरा एक्सियल रे कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा एक्सियल रे कहते हैं उसे हम लोग। पैरा एक्सियल रे मतलब क्या होता है, ये रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, और इन रेस के केस में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है। क्या होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आर वैलिड। मतलब क्या, जो भी एंगल डाइवर्ट होने वाला है ना, वो एंगल बहुत छोटा ना माना जाता है। अगर वो एंगल बड़ा हो जाए तो हमारे फॉर्मूलेज यूज नहीं होंगे, ये उसका रीजन है। If this parallel beam of rays it is para-axial, that is parallel and close to principal axis. However, in reality, assumptions do not always hold good. रियलिटी में हमेशा कोई assumption होल्ड नहीं करता है, मतलब सही नहीं होता है, ठीक है। और ये क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, क्लोज रहना मतलब क्या, एंगल छोटे होते हैं, एंगल छोटे तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वैलिड। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वैलिड मतलब क्या, इधर ही बता देता हूँ। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वैलिड मतलब कभी भी आप अगर कहो कि थीटा स्मॉल है, अच्छा स्मॉल तो कितना स्मॉल सर, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे 5 डिग्री भी होगा। तो साइन थीटा को आप लिख देते हो थीटा, कॉस थीटा को आप लिख देते हो क्या 1, और टैन थीटा को लिख देते हो थीटा। कब, जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वैलिड है। ये क्यों लिखते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़े हुए होंगे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा मैथ्स में। इसका रीजन बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इनटू डिस्टॉर्टेड एंड डिफेक्टिव इमेजेस, मतलब जब वो अजम्पशन फॉलो नहीं करता है तो इमेजेस हमारे डिस्टॉर्टेड बनते हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं इमेजेस। कॉमनली ऑकरिंग डिफेक्ट्स आर स्पेरिकल अबर्शन, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर, डिस्टॉर्शन। सबसे पहले तो स्पेरिकल अबर्शन, ठीक है, जो मैंने बताया वो। एक्सेप्ट स्पेरिकल अबर्शन ऑल अदर अराइज ड्यू टू बीम्स ऑफ रेज इंक्लाइंड टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हम बीम जो भी रेज आ रहे हैं वो कैसे एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो रेज पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, जबकि हमेशा वैलिड नहीं है। रेज हमेशा पैरेलल नहीं, कैसा भी आ सकता है, और रेज इंक्लाइंड आ जाए तो समझ जाना कि आपके इसमें डिफेक्ट आ चुका है। कब,
जब रे पैरेलल आ जाए तो समझ जा, रे इंक्लाइंड आ जाए तो समझ जाना कि अभी 100% क्या आने वाला है, 100% अभी डिफेक्ट आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे क्या दिया हुआ है, स्पेरिकल अबर्शन। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, ये सारे वो मतलब डायग्राम से, उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एक्सक्लूडिंग स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर मतलब क्या, अपर्चर मतलब क्या, अपर्चर मतलब लेंथ होता है बेटा, अपर्चर मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ ऑफ मिरर को हम लोग अपर्चर कहते हैं। द रेज कमिंग आउट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फर्दर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस डू नॉट रिमेन पैरेलल। मतलब जो रेज दूर से आ रहे हैं ना, अच्छा फिर बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, फर्दर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से अगर आ रहे हैं तो हम लोग वो पैरेलल ऐसा नहीं देख सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पैरेलल होंगे ही जरूरी नहीं है। दस फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स पोल। मतलब अगर रेज पैरेलल आए तो फोकस वो जगह पे होता है जो हमने बताया गया है, लेकिन अगर रेज पैरेलल नहीं आएंगे तो जो फोकस है वो पोल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। कहाँ शिफ्ट होने लगता है, पोल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। द अजम्पशन फॉर क्लियर इमेज फॉर्मेशन, नेमली if there is a parallel beam of rays, it is paraxial, that is parallel and close to principal axis if is not followed in this case। उस केस में ये फॉलो नहीं होता है। और जो रिलेशन है ना F इक्वल्स टू R/2 गिविंग सिंगल पॉइंट फोकस इज नॉट फॉलोड, एक फोकस नहीं मिलता है, मल्टीपल फोकस मिल सकते हैं। कभी कभी होता है एक आपको जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बहुत सारी इमेजेस दिखने लगते हैं, तो उस केस में ये स्पेरिकल अबर्शन वाला केस पिक्चर में आता है। ठीक है, देन दिस फेनोमेना इज नोन एज स्पेरिकल अबर्शन। मतलब जो हम लोग फोकस बता रहे थे कि ये हमारा कॉन्केव मिरर था और उस पर ये प्रिंसिपल एक्सिस था, जो रेज आ रहे थे यहाँ पे अगर फोकस है तो ये कब वैलिड है, जब हमारे रेज आ रहे हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन अगर रेज इंक्लाइंड आने लग जाए, मतलब इस तरह से आने लग जाए इंक्लाइंड, तो उस केस में ये फोकस हमारा शिफ्ट हो जाएगा। किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, फोकस इधर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पोल। तो इसी केस को हम लोग कहते हैं स्पेरिकल अबर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, इट ऑकर्स ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हेंस नोन एज स्पेरिकल अबर्शन। अभी ये जो भी डिफेक्ट आ रहा है, ये डिफेक्ट जो मिरर का शेप है वो स्पेरिकल है, कर्व है, उस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग उसे क्या कहते हैं, स्पेरिकल अबर्शन कहते हैं। देन द रेज नियर एज ऑफ द मिरर कॉन्वर्ज एट फोकल पॉइंट वेयर एज रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वर्ज एट FP। मतलब कुछ रेस फोकस पे कॉन्वर्ज होते हैं, कुछ रेस पोल पे होते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन FM एंड FP इज मेजर्ड एट द लॉन्जिट्यूडनल स्पेरिकल अबर्शन। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है आपको। ठीक है, इन स्पेरिकल अबर्शन अ सिंगल पॉइंट इमेज इज नॉट पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड द इमेज फॉर्म्स इज ऑलवेज अ सर्कल। गोल इमेज फॉर्म होगी जो कि हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द स्क्रीन अक्रॉस AB इन द फिगर डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज मिनिमम, दिस इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे जो ये AB फिगर दिख रहा है आपको, AB, अच्छा बुक में देखना पड़ेगा आपको, यहाँ बनाऊंगा तो बहुत समझ आएगा। डायमीटर जो दिख रहा है ना सर्कल का, वो मिनिमम होगा, उसे हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। उसमें कम से कम डिफेक्ट आता है, इसलिए उसे कहा गया है सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ट्रांसवर्स स्पेरिकल अबर्शन। मतलब जो भी रेडियस होगा इस सर्कल का वो ट्रांसवर्स स्पेरिकल अबर्शन होगा। कैसे होगा, ट्रांसवर्स स्पेरिकल अबर्शन। क्लियर यहाँ तक आपको चीज। देन अच्छा सर अभी अबर्शन आया, डिफेक्ट आया, तो इससे कुछ कर नहीं सकते क्या हम लोग? कर सकते हैं इसे हम लोग। रेमेडीज फॉर स्पेरिकल अबर्शन, स्पेरिकल अबर्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द अपर्चर ऑफ मिरर। स्पेरिकल अबर्शन रिड्यूस किए जा सकते हैं कैसे, मिनिमाइजिंग रिड्यूसिंग द अपर्चर ऑफ मिरर। मतलब लेंथ जो होता है ना मिरर का वो कम करके इसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। स्पेरिकल अबर्शन इन कर्व मिरर्स कैन कंप्लीटली बी एलिमिनेटेड यूजिंग पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर और स्पेरिकल मिरर्स में क्या डिफरेंस है? पैराबोलिक मिरर्स मतलब थोड़ा सा कम कर्व होता है और कर्व स्पेरिकल मिरर्स मतलब इस तरह के होते हैं। तो इस टाइप के मिरर्स यूज करके हम लोग एबर्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें आपको डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थे, जो लिस्ट कंफ्यूजन वाला डेफिनेशन था वो वाला इंपॉर्टेंट था अगर MCQs में पूछना चाहे तो, और एबर्शन वाले केस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, बट इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में, जो क्वेश्चन देखा है वो क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशन सारी चीज़ें आ गई है, फोकल लेंथ आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज़ कैसे करना है वो आ गया, VU क्या होता है, साइन कन्वेंशन कैसे लेना होता है। एक क्वेश्चन में आपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है,
तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। तो ये हुआ आपका एबर्शन वाला पार्ट। इसके बाद वाला जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ना बेटा, तो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि रिफ्रैक्शन फ्रेश टॉपिक है, मतलब अच्छे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो यहीं पर हम लोग रुकते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।